बेटा आज देखेंगे हम, देखिए चैप्टर नंबर 6 8th क्लास का दहन और ज्वाला पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखते हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो देखिए आग आपने भी देखी होगी, कभी लगती हुई, गाँव में लग जाती है, शहरों में भी लग जाती है, घर में भी लग जाती है। तो आपको कॉमन सा बेसिस आपको पता होगा कि आग पर नियंत्रण हम किस प्रकार से पाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी फेंकते हैं या फिर जो है उसको आग को बुझाई जाती है। ठीक है, तो देखिए आग पर नियंत्रण किस प्रकार से पाया जा सकता है, इसके लिए आपके बुक में क्या दे रखा है कि जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, तो जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल आप जब डालोगे, मैंने ज्वलन ताप पढ़ाया था आपको, ज्वलन ताप, इस पर कोई वस्तु जलने लगती है। ज्वलन ताप पर कोई वस्तु जलने लगती है तो जब फायर ब्रिगेड वाले पानी फेंकते हैं आग के ऊपर, तो इस जलन ताप में जो है कमी होती है, और कमी होने पर उस वस्तु की आग जो है वो बुझने लग जाती है। इस प्रकार से फायर ब्रिगेड का काम होता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ये मान लो आग लग रही है तो इसके चारों ओर जलवाष्प आ जाएगी जिससे इसमें वायु नहीं आ पाती, और वायु नहीं आएगी तो इसमें आग जो होगी वो कम हो जाती है। समझ में आया कुछ कि वाष्प जो होती है जलवाष्प वो इसको घेर लेती है आग को घेरने पर वायु अंदर नहीं आ पाती, इसलिए आग बुझ जाती है। तो देखिए आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। तो क्या क्या होती है, ईंधन, वायु और ऊष्मा। यानी कि ईंधन, वायु और ऊष्मा जरूरी होती है। आग अगर आपको चाहिए तो ईंधन होना चाहिए आपके पास, वायु होनी चाहिए और ऊष्मा। 3 चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी होती है। तो इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। तो देखिए एक इसमें आपके पास आता है गैस आती है, अग्निशमन की गैस आती है। तो जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए आप विद्युत उपकरण में अगर आग लग जाए, विद्युत उपकरण में, और आपने अगर वहां जल फेंक दिया तो वो और करंट पकड़ लेगा, आप भी उससे नुकसान में रह सकते हैं। जल जो होता है विद्युत का चालन करता है। तो वहां पर आप किस प्रकार से आग को बुझाएंगे, देखिए यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह लपेट लेती है आग को, और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों में काम में आती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वहां पर गैस का छिड़काव कर दें जहां पर आग लगी है तो वो आग बुझ सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होती है और आग जो है इसमें कंबल की तरह लपेट लेती है, ऑक्सीजन को आने नहीं देती अंदर, इसलिए आग हमारी जो है बुझ जाती है। तो इस प्रकार से दे रखा है। अब उसके बाद में आता है बेटा दहन के प्रकार। देखिए दहन के प्रकार, दहन के प्रकार।
दहन के प्रकार में देखिए, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट हम लेकर जाएंगे तो देखिए हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन तीव्र दहन कहलाता है। और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठना स्वतः दहन कहलाता है। तीव्र दहन और स्वतः दहन, तेज ऊष्मा व प्रकाश, अचानक लपटे उठना। तो देखिए तीव्र दहन में तेज ऊष्मा और प्रकाश आपको दिखाई देगा, जबकि स्वतः दहन में अचानक लपटे उठेगी, जल उठता है, वो एकदम से ही जल जाता है। तो देखिए जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। तो देखिए पटाखों को जलाते हैं तो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि तीनों जब एक साथ आती है तो इसे हम कहते हैं विस्फोट। पटाखे फोड़ते हैं ना, आवाज भी आती है, गैस भी बनती है और जो है ऊष्मा भी उसमें निकलती है। तो इस प्रकार से दहन दो प्रकार का होता है और विस्फोट भी इसी के अंदर आता है। अब आती है ज्वाला। दहन तो आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है बेटा ज्वाला। तो देखिए ज्वाला क्या है, ज्वाला को हम पढ़ते हैं। ज्वाला देखिए क्या होती है, मैग्नीशियम के रिबन को आपने प्रयोग किया था, चलाया था, तो उसमें आपने देखा था कि ज्वाला क्या होती है। देखिए तो ज्वाला की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ज्वाला, मैं मोमबत्ती की एक एग्जांपल ले लेता हूं, मोमबत्ती का। ये मोमबत्ती है, ठीक है बेटा। तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ, ये ज्वाला होती है, इसको ज्वाला कहते हैं हम। तो ज्वाला की संरचना मैंने आपको बना के बता दी। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। तो दहन और ऊष्मा, दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण होता है। दहन जब होगा तो वाष्प बनेगी और इस वाष्प से क्या बन जाएगी, ज्वाला बन जाती है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश होता है। तो ये आपको इसका भी वर्क करना है नोट्स में। तो देखिए इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता, इसलिए उसमें ज्वाला नहीं होती लकड़ी कोयले में। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रवेश करिए तो आप देखेंगे कि वो स्लाइड जो है काले कलर की हो जाती है। इसका मतलब जो है उसमें कार्बन भी होता है, ज्वाला में कार्बन होता है ज्वाला में, तो इसलिए वो स्लाइड जो होती है वो काली हो जाती है। अगर आप इसके ऊपर एक स्लाइड रखेंगे इस प्रकार से तो ये यहाँ से काली हो जाएगी। कोयला जिसको बोलते हो आप, काजल जिसको बोलते हो, काजल बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। तो ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो काम का होता है ये, यहाँ देखना आप, सुनार जब काम करता है तो सबसे बाहरी भाग को उस धातु के ऊपर फूंकता है, क्योंकि वो जो होता है सबसे काम की चीज होती है ज्वाला में। तो ये ज्वाला की संरचना है, सबसे गर्म भाग होता है इसका ये। अब अगला आता है ईंधन क्या है। बेटा ईंधन आप जानते हो, ईंधन के बिना कुछ भी चीज नहीं चलती। आज की तारीख में ईंधन नहीं होगा तो गाड़ियां भी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी बेटा। तो ईंधन,
ईंधन क्या है, देखिए ईंधन घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब ईंधन कहलाते हैं। पेट्रोल, काष्ठ, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब ईंधन के रूप में आप इनको काम में ले सकते हैं। तो ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। ईंधन की दक्षता देखिए, अगला टॉपिक है ईंधन की दक्षता। दक्षता, जलने की क्षमता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? तो हम कहते हैं कि हम गैस लेंगे। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से 1 किलोग्राम ईंधन का दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, 1 किलोग्राम ईंधन का दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मीय मान कहलाता है। ऊष्मीय मान की परिभाषा 1 नंबर में आ सकती है आपके पेपर में। तो देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किलोजूल प्रति किलोग्राम, किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजे पर केजी, ये इसका मात्रक होता है। तो देखिए, आपकी किताब में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का ऊष्मीय मान दे रखा है। गोबर के उपले यानी कंडे जिनको बोलते हो 6 से 8,000, लकड़ी 17 से 22,000, कोयला 25 से 33,000, पेट्रोल 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000, मैथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000 और जैव गैस 35 से 40,000 और हाइड्रोजन 1.5 लाख। अब आता है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब आप ईंधन का दहन करते हो, जलाते हो इसको, तो क्या क्या हानिकारक उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं? देखिए, हानिकारक उत्पाद कौन कौन से प्राप्त होते हैं हमें ईंधन के दहन से? हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या क्या हानिकारक उत्पाद? देखिए, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। कार्बन दमा उत्पन्न कर देते हैं, श्वास रोग। लकड़ी वगैरह, लकड़ी जैसे हानिकारक उत्पाद। दूसरा है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैस होती है, जहर होता है इसमें, विषैली गैस होती है। तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का खतरा हो जाता है। तीसरा, CO2 निकलती है तो ताप बढ़ता है वातावरण का।
जिससे विश्व उष्णन हो सकता है। बेटा विश्व उष्णन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो हीट होती है, उसमें ताप होता है ज़्यादा, तो वो गर्म कर देती है, इसको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देती है हमारे वातावरण का, वायुमंडल का, इसलिए विश्व उष्णन हो सकता है, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। चौथा देखिए, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और वर्षा का कारण होते हैं। तो देखिए और गैसें क्या करती है, दम घोटू गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब गैसें अम्ल वर्षा के साथ अम्ल वर्षा जो होती है उसका निर्माण कर लेती है, अम्लीय जल का निर्माण करती है। वो वर्षा के साथ ऊपर से आता है पानी, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है उससे। इस प्रकार से देखिए ये जो गैसें वगैरह होती है ये भी हमको नुकसान देती है। तो आपका ये चैप्टर जो होता है पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाता है, दहन और ज्वाला, चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 का। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।